सबसे पहला चैप्टर है, काफी आसान सा चैप्टर है और उससे बोर्ड्स में क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए, हम साथ के साथ इन चीजों को ध्यान में रखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वहां से क्वेश्चन आता भी है नहीं आता, क्योंकि जहां से क्वेश्चन आता है वहां पे हम पूरा जो अपना फोकस है वो डाल देंगे, उस टॉपिक को एकदम ऐसे कर देंगे कि एकदम पेपर में वो आंसर दिखे और एकदम मक्खन की तरह वो हो जाए। मैं आपको हर चैप्टर में वो सारी चीजें कवर करवा दूंगी जिससे बोर्ड्स में क्वेश्चन आता ही आता है, ताकि आपको पेपर में ऐसा ना लगे कि ये तो दीदी ने बताया ही नहीं, ये एकदम नया क्या आ गया। सारी चीजें आप क्लास में कर रहे होंगे, बस आपको कुछ शर्त ये है कि आपको चीजों को ध्यान से सुनना है, जहां पे आपको नोट करने को कहा जाए वहां पे आपको नोट करना है। पीवाईक्यूज वगैरह सब आपको बताया जाएगा पवन, चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ना, सबसे पहले इसकी वेटेज देख लेते हैं। तो इससे जो है बोर्ड्स में 3 मार्कर क्वेश्चन आना ही आना है, ये बात आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। अब वो जो 3 मार्कर है ना, उससे एमसीक्यू भी आ सकते हैं और उससे 3 मार्कर में सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है। हमने देख, जैसे 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, अब इस चैप्टर से 5 मार्कर क्वेश्चन नहीं आएगा, और 3 मार्कर से भी जो क्वेश्चन आएगा ना, वो भी हमें पता है कि कौन कौन से टॉपिक से आ सकता है, ज्यादा चांसेस कौन कौन से टॉपिक से हैं। जैसे आपने चैप्टर पढ़ा होगा, मैंने टेलीग्राम पे भी आपको चैप्टर पढ़ने को कहा था, तो आपने एक बार चैप्टर देखा होगा, वहां पे मैंने आंसर्स भी शेयर किए थे, वो सारे पीवाईक्यूज है। तो या तो 3 नंबर में इससे, इस चैप्टर से नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ऐसे सीधा क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, या फिर वो ऐसे कह देगा कि डिस्क्राइब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। अब एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर वो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बोले या फिर वो बोले इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, दोनों सेम चीज है, शब्दों का खेल है, कंटेंट कभी चेंज नहीं होता। अगर वो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बोल के 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या दिक्कत है, वही पॉइंट आपको डालने हैं जो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस में डालेंगे। सिमिलरली अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, जो कि आ भी सकता है, पूरे हाई चांसेस हैं इसके, अगर वो आपसे पूछे कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या होता है, या फिर वो आपसे पूछ ले कि कॉन्सेप्ट, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म, तो भी आपको इन दोनों में सेम पॉइंट्स को ही रखना है। देखिए, इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आने की हाई चांसेस है। या फिर क्वेश्चन आएगा कि न्यू डिटर्मिनिज्म क्या होता है। इनके अलावा ज्यादा इसमें वेरिएशंस होते नहीं है इस टॉपिक में। तो हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। अब ये जो हमारा पहला चैप्टर है, जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, पहले आप ये बताइए, एकदम वॉइस एकदम क्लियर है और स्क्रीन एकदम सही दिख रही है ना आप लोगों को? ठीक है आस्था, ठीक है साची, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा उसको एकदम क्लास में याद कर लेंगे, ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं घुसेंगे। आपको भी चीजों को बिल्कुल सिंपल रखना है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जहां कोई डाउट होगा वहां मैं आपका क्लियर कर दूंगी साथ के साथ। अब देखिए, ये जो हमारा पहला पेज खोल लीजिए एनसीईआरटी में आप साथ के साथ, ताकि आपको चीजें जो है एकदम क्लियर रहें। अब ये जो हमारा पहला टॉपिक है ना, ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। अब देखिए, स्टार्टिंग में इसमें कुछ खास बताया नहीं है, बस इसमें ये ही बताया कि हमने क्लास 11th में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी थी। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ समझने वाली चीजें है नहीं और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब ये वाली जो लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और ये पहला पॉइंट बनेगा। अब देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव, एम्पेरिकल एंड प्रैक्टिकल। अब देखिए, बोर्ड्स में हमारे को और बच्चों के आंसर से क्या अलग बनाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर ये 3 टर्म्स हैं, इंटीग्रेटिव, एम्पेरिकल और प्रैक्टिकल। अब इन चीजों को आप जो है नोट कर लीजिए एनसीईआरटी अपनी नोटबुक के अंदर, और एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट आपको इस चैप्टर में क्या याद रखना है कि ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि दीदी इंटीग्रेटिव तो समझ आ गया, बट यहाँ पर इस इंटीग्रेटिव वर्ड का क्या मतलब है। तो इंटीग्रेटिव वर्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटरडिपेंडेंट है। ये अलग अलग सब्जेक्ट के साथ इंटरलिंक्ड है। इसका रिलेशन हमें हिस्ट्री के साथ भी देखने को मिलता है, इसका रिलेशन हमें पॉलिटिकल साइंस के साथ भी देखने को मिलता है, इसका रिलेशन हमें नेचुरल साइंस के साथ भी देखने को मिलता है। अब नेचुरल साइंस में क्या क्या आता है वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा शॉर्ट फॉर्म में। तो इस सब्जेक्ट का रिलेशन हमें नेचुरल साइंस के साथ भी देखने को मिलता है, और हमें जो है एसएस सोशल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस उसके साथ भी देखने को मिलता है। मतलब ज्योग्राफी इज इंटरडिपेंडेंट ऑन वेरियस अदर सिस्टर डिसिप्लिन्स। सबसे पहला पॉइंट इंटीग्रेटिव का मतलब। वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड पवन, एकदम सही है। हम ऐसे ही क्लास को इंटरेक्टिव रखेंगे, चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इंटीग्रेटिव हमें समझ में आ गया। अब ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडीज एम्पेरिकल ऑल्सो। अब एम्पेरिकल का मतलब क्या है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है।
जो ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, जो एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है। मतलब ये नहीं कि हम हवा में सिर्फ थ्योरी के हिसाब से चीजें चीजें देख रहे हैं, हम जो चीजें देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जब हम ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू करें, आई समझ में। जैसे अगर कहीं पर अर्थक्वेक आता है तो ये हम ऑब्जर्व ही तो करते हैं। जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वेदर फोरकास्टिंग करता है, वो यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल होगा। वो चीजों को ऑब्जर्व ही तो करता है, तभी तो हम ज्योग्राफी को समझते हैं। तो ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज एम्पेरिकल ऑल्सो। आई बात समझ में। और ज्योग्राफी यहाँ पर हमें प्रैक्टिकल भी देखने को मिलता है। अब प्रैक्टिकल किस सेंस में है यहाँ पर, तो ज्योग्राफी इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनाज। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर हम नेचुरल फिनोमिनाज की स्टडी को समझते हैं, हम साइक्लोन्स को समझते हैं, हम अर्थक्वेक को समझते हैं। फिर उस साइक्लोन के आने से, उस अर्थक्वेक के आने से, उस वोल्केनो के आने से ह्यूमन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हुआ, उन फैक्टर्स को भी हम समझते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स ने जो है ह्यूमन सोसाइटी को अफेक्ट किया। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल से रख रही हूँ, कुछ भी इसमें टेक्निकलिटी नहीं है। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और इस पहले पॉइंट में हमने क्या क्या समझा कि ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इज इंटीग्रेटिव। मैं चीजों को बोलती भी चलूंगी ताकि आपको राइटिंग में कोई इशू हो ना तो आप एकदम नोट करते चले। इंटीग्रेटिव है, मतलब क्या है कि ज्योग्राफी कनेक्टेड है विद वेरियस अदर सिस्टर डिसिप्लिन्स। ज्योग्राफी जो है एम्पेरिकल भी है। एम्पेरिकल का मतलब मैंने क्या बताया कि ये एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है, ये ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है, ये डेटा कलेक्शन पे बेस्ड है। उसके बाद ज्योग्राफी जो है प्रैक्टिकल भी है। अब प्रैक्टिकल का क्या मतलब है, ये ज्योग्राफी जो है नेचुरल फिनोमिनाज की स्टडी है। यहाँ पर आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आया है वो भी मैं बताऊंगी कि ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ आपको इंक्लूड कहाँ करना है, उसकी भी आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तो प्रैक्टिकल फिनोमिनाज में, यहाँ पर नेचुरल फिनोमिनाज में आप आईएमडी का जो एग्जांपल है वो आप लिख सकते हैं कि आईएमडी वेदर फोरकास्टिंग की स्टडी करता है, तो नेचुरल फिनोमिनाज की तो स्टडी कर रहा है एक तरीके से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको क्या जो है, दूसरा पॉइंट हमें क्या समझना है। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर जो है डेफिनेशन दी गई है, किसकी डेफिनेशन, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी की। अब हमने 11th में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी, अब हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल रिलैक्स होकर चीजों को सुनिए, मूवी की तरह, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। सुनेंगे ना तो भी चीजें याद हो जाएंगी। मैं इतनी बार रिपीट करूंगी कि आपको क्लास में ही चीजें याद हो जाएंगी, बट आप थोड़ा थोड़ा लिखते चलिएगा जहां मैं आपको नोट करने को कहूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि ये तीनों टर्म्स को नोट करिए, कि आपको तीनों टर्म्स नोट करनी है और ये कैसे लिखनी है, कैसे आंसर्स के अंदर इंक्लूड करनी है, वो भी आपको बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए फिजिकल ज्योग्राफी क्या है। फिजिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट। और ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटीज। ये एकदम क्लियर है, इतना बताइए। क्लियर है तो थम्स अप डालिए, क्लियर लिखिए, जल्दी चैट सेक्शन में बताइए। ठीक है साची, ठीक है वैदेही, ओके पवन, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्लियर है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। आंसर्स पता है, देखिए फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर में बेसिक बेसिक चीजें बताते हैं हमें। जैसे इस चैप्टर में ज्योग्राफी की डेफिनेशन बता रहा है ना, और फिजिकल ह्यूमन में क्या डिफरेंस है वो बता रहा है, अप्रोचेस बता रहा है कि किस तरह ये जो सब्जेक्ट है ये एम्पेरिकल है, इंटीग्रेटिव है, प्रैक्टिकल है। ये ऐसी चीजें हैं, ये सिर्फ आप इस 3 नंबर के मार्क्स में इंक्लूड नहीं कर सकते, बल्कि जो 5 मार्कर आ सकते हैं उसमें भी कोट कर सकते हैं। ज्योग्राफी की डेफिनेशन तो आप अपने कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं। यही तो स्मार्ट चीजें हैं, यही तो गोल्डन मंत्राज हैं जो हमें सीखने हैं। जैसे हमें कोई 5 मार्कर में कोई क्वेश्चन आया है, ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ह्यूमन सोसाइटी से रिलेटेबल क्वेश्चन है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे कंक्लूड करें, डाल दीजिए ना ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन डाल दीजिए कि इट्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, कि उन दोनों के बीच में कैसे म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, आपस में वो कैसे तालमेल बिठा के जो है चीजें आगे बढ़ती हैं ऐसे। इसलिए मैं इन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट समझे, ये 3 की टर्म्स, इंटीग्रेटिव है, एम्पेरिकल है, प्रैक्टिकल है, तीनों का मतलब हमने समझा। फिर हमने फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब समझा कि फिजिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप इन बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटीज। इतना हमने अभी तक समझा। अब तीसरा पॉइंट इस पेज के अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ज्योग्राफी गोट सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि दीदी ठीक है डुअलिज्म, ज्योग्राफी गोट सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म, बट ये डुअलिज्म है क्या? डुअलिज्म का मतलब ये है कि दो अलग अलग चीजें, टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर को एग्जिस्टिंग टूगेदर। दो अलग अलग चीजें हैं बट वो साथ में रह रही हैं, दे आर को एग्जिस्टिंग टूगेदर, उसे क्या कहते हैं? डुअलिज्म। अब कुछ ज्योग्राफर्स हुए पुराने टाइम पे, उन्होंने 2 अप्रोचेस दी ज्योग्राफी के अंदर और उन 2 अप्रोचेस को ही डुअलिज्म कहा गया है।
अब वो डुअलिज्म के अंदर दो अप्रोचेस कौन कौन सी है, तो सबसे पहली जो अप्रोच है उसका नाम है नोमोथेटिक। अब देखिए आप पूछते हैं कि दीदी एमसीक्यू नहीं बनते, क्वेश्चन आंसर्स में कोई दिक्कत नहीं आती, 3 मार्कर भी बन जाते हैं, 5 मार्कर भी बन जाते हैं, बट एमसीक्यू जो है वो काफी गलत होते हैं। तो देखिए मैं बता रही हूँ, ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे असर्शन रीजन बनने के बहुत चांसेस है, जिसमें हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी सही है, दोनों सही है, रीजन सही है, पहली गलत है, दूसरी सही है, तो इससे काफी बनने के चांसेस है। वो एक में नोमोथेटिक के बारे में बता देगा और दूसरी में बता देगा कि इडियोग्राफिक, फिर आपको सही चुनना होगा। तो अगर आपने ये वाला पैराग्राफ ढंग से पढ़ा होगा तो आपसे वो क्वेश्चन बनेगा, वरना वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि असर्शन रीजन कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, फैक्ट बेस्ड नहीं होते। ये पॉइंट होता है जो आपको याद रखना है। तो डुअलिज्म के अंदर ज्योग्राफर्स ने दो थ्योरीज को एक्सप्लेन किया। पहली थ्योरी का नाम है नोमोथेटिक और दूसरी का नाम है इडियोग्राफिक। नोमोथेटिक को ही लॉ मेकिंग या फिर थ्योराइजिंग कहा जाता है और इडियोग्राफिक को डिस्क्रिप्टिव कहा जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ज्यादा टेक्निकलिटी है नहीं, एक एक टर्म बताऊंगी, उसी से बिल्कुल समझ आ जाएगा और उसी को आपको नोट करना है और समझने की कोशिश करनी है। देखिए अब जो यहाँ पर नोमोथेटिक है, कोई बात नहीं गार्गी, अब दोबारा रिपीट हो जाएगा, चिंता मत करिए आप, अभी कुछ खास बताया नहीं है, अब जो बताया वो अब मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, कोई इशू नहीं है। देखिए नोमोथेटिक का क्या मतलब है, नोमोथेटिक एक ऐसी अप्रोच है, नोमोथेटिक एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम चीजों को एक जनरलाइज्ड व्यू में देखते हैं, ऊपर ऊपर से चीजों को देख के हम एक कंक्लूजन दे देते हैं, उस अप्रोच को कहते हैं नोमोथेटिक अप्रोच। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कहते नहीं है कि इन जनरल हिली एरियाज आर मच कोल्डर, हम ऐसे बोलते हैं ना कि हिली एरियाज में ज्यादा ठंड होती है, बट क्या सारे हिली एरियाज हर सीजन में ठंडे होते हैं, ऐसा तो नहीं है। बट इन जनरल हम क्या बोलते हैं कि हिली एरियाज आर कोल्डर। तो ये क्या हो गया, जब मैंने एक थ्योरी दे दी कि हिली एरियाज, ये वाला आप एग्जांपल याद रख सकते हैं, हिली एरियाज आर कोल्डर, मैंने इन जनरल वे में बोल दिया, बट सारे हिली एरियाज हर टाइम पे ठंडे हो ये जरूरी नहीं है ना, बट मैंने एक इन जनरल वे में बोल दिया कि हिली एरियाज आर कोल्डर, तो ये क्या हो गया, नोमोथेटिक अप्रोच। अब मैं कह रही हूँ कि हिली एरियाज आर जनरली कोल्डर, बट अगर मैं मनाली की बात करूं तो मनाली एक टाइम पे मुझे ठंडा देखने को नहीं मिलता, अब मैं मनाली गई वो तो मुझे ठंडा देखने को नहीं मिल रहा, वहां मुझे बर्फ देखने को नहीं मिल रही, तो अब मैं रीजन, स्पेसिफिक रीजन की बात करने लगी। आ रही है चीजें समझ में, जब हम स्पेसिफिक रीजन की बात करने लगे तो उस अप्रोच को कहते हैं इडियोग्राफिक अप्रोच। आस्था बिल्कुल चिंता मत करिए, आप इस टॉपिक को कवर करने के बाद यहाँ से जो क्वेश्चन आया ना पीवाईक्यूज में काफी बार आया और हाई चांसेस है कि वो इस बार भी 3 मार्कर में बोर्ड्स में आ जाए, तो उसको हम अच्छे से कवर करेंगे इस टॉपिक के बाद क्लास में ही पूरे डायग्राम्स के साथ। तो इडियोग्राफिक में हम क्या करते हैं, स्पेसिफिक रीजन की स्टडी करते हैं। ये हिली एरियाज वाला एग्जाम्पल मुझे अच्छा लगा, रिलेटेबल भी है। तो इडियोग्राफिक में क्या है, हम रीजन, स्पेसिफिक रीजन की बात करते हैं और नोमोथेटिक में हम जनरलाइज्ड व्यू में चीजों को देखते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ज्योग्राफी गोट सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म एंड इन डुअलिज्म हमारे पास दो अप्रोचेस है, पहली नोमोथेटिक जिसमें हम जनरलाइज्ड व्यू में चीजों को देखते हैं, दूसरी इडियोग्राफिक जिसमें हम स्पेसिफिक रीजन की बात करते हैं, एग्जांपल हिली एरियाज वाला। यहां तक चीजें एकदम क्लियर है? हाँ, इडियोग्राफिक में डिटेल में तो बात होती है बट स्पेसिफिक रीजन की, वेरी गुड, स्पेसिफिक रीजन की डिटेल में बात होती है। और नोमोथेटिक के अंदर बड़े लार्जर यूनिट की हम बात करते हैं, वो भी ऊपर ऊपर से, डिटेल में बात नहीं होती, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। नहीं चिंता मत कीजिए आप, वो भी आपको बताया जाएगा यहाँ पर। ओके हिमांशी, सबको क्लियर है ना एकदम? अब देखिए, अब आपको जो आप आंसर राइटिंग पूछ रहे हो ना, अभी यहाँ ऊपर वाला जितना मैंने अभी तक पढ़ा है ना, वहां से तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बट जब मैंने दिया था ना अपना बोर्ड्स, उस टाइम पे भी क्वेश्चन आया था और ये काफी आता है ये क्वेश्चन। देखिए कैसे क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब ये जो लाइन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, द डायक्टमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन इज नॉट अ वेरी वैलिड वन। इतना एक बार आप समझिए, पहले हम डायक्टमी का मतलब समझते हैं। डायक्टमी का मतलब होता है टू डिफरेंट थिंग्स आर नॉट को एग्जिस्टिंग टूगेदर। ये तो हो गई रटने वाली चीजें। अब समझने वाली बात क्या है कि दो अलग अलग चीजें जो जिनका आपस में कोई रिलेशन ना हो, दो अलग अलग चीजें जिनका आपस में कोई रिलेशन ना हो, टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट थिंग्स दैट आर नॉट को एग्जिस्टिंग टूगेदर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है डायक्टमी। तो देखिए पुराने टाइम पे जो ज्योग्राफर्स होते थे ना, तो वो क्या कहते थे कि ज्योग्राफी, कौन कौन सी ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, इनके बीच में हमें डायक्टमी देखने को मिलती है। मतलब ये आपस में इंटरलिंक्ड नहीं है, ना इनके
ये इंटरडिपेंडेंट भी नहीं है एक दूसरे से। फिजिकल ज्योग्राफी भी बिल्कुल अलग ब्रांच है और ह्यूमन ज्योग्राफी भी बिल्कुल अलग ब्रांच है। इनके बीच में डायक्टमी, आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बट विद द पासिंग ऑफ टाइम हमने क्या नोट किया, हमने नोट किया कि अब ज्योग्राफर्स क्या कहने लगे, कि ये कहने लगे कि अब ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी सेपरेट नहीं है, इनके बीच में हमें अच्छा खासा रिलेशन देखने को मिलता है। अब ये चीजें तो आप अपनी हमारी रियल लाइफ में भी ये चीजें नोट करते हैं ना, जैसे अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आती है या ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर? इतना एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। वेरी गुड आस्था, वेरी वेरी गुड। अनुष्का ओके, समीक्षा ठीक है। साची मैंने ये पूछा है, ध्यान से देखो। अब आप चीजों को ध्यान से नहीं सुन रहे, फिर मैं रिपीट भी नहीं करूंगी क्योंकि फिर इससे वीडियो की लेंथ बढ़ती है एक तो, और जिनको समझ में आ गया वो दोबारा उनका टाइम वेस्ट होता है। मैंने पूछा कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, साइक्लोन ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आते हैं या ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आते हैं? तो सबने एकदम सही बताया है। तो ये सारी चीजें फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आते हैं। बट इनके आने की वजह से जो डिस्ट्रक्शन होता है, जो ह्यूमन सोसाइटीज का लाइवलीहुड जो है वो बर्बाद होता है, वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर या फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर? इतना और बता दीजिए आप। ठीक है पवन, वेरी गुड वेरी गुड, सबको एकदम चीजें समझ आ रही हैं। तो अब समझ में आया कि ये दोनों ब्रांचेस ज्योग्राफी की आपस में इंटरलिंक्ड है। तो डायक्टमी कैसी हुई? अब जो डायक्टमी का मतलब पूछ रहे थे ना, मैं दोबारा बता देती हूँ। डायक्टमी का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग चीजें और उन दोनों चीजों के बीच में कोई अंतर, वो दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हों, उनके बीच में जो है कुछ भी कॉमनैलिटी ना हो। दो अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग हैं, कोई रिलेशन ही नहीं है। बिल्कुल सिंपल रखिए, आई समझ में? बट अभी देखो, आपने खुद ने बताया लाइव चैट में कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच में तो लिंक है, दोनों एक दूसरे के ब्रिज का काम करते हैं, है ना? तो ये जो है ज्योग्राफर्स ने अब क्या कहना शुरू किया कि dichotomy between physical and human is not a very valid one because nature and human are inseparable elements and should be seen holistically। इतना क्लियर है? अब देखिए बोर्ड्स में क्या क्वेश्चन आता है वो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए अब अपनी नोटबुक जो है एकदम खोल लीजिए और जो मैं लिखूं उसको लिखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब बोर्ड्स में जो क्वेश्चन है ना वो एज इट इज यही वाला आता है। क्या आता है क्वेश्चन, क्या आता है वो देखिए। The dichotomy between physical and human is not a very valid one। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है बोर्ड्स में और इसमें भी आ सकता है। देखिए मैं आपको आंसर भी लिखवा रही हूँ और क्वेश्चन भी बता दिया क्या बनेगा पहले पेज से ही। तो आप चीजों को नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए और ध्यान से सुनिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है, इसको इन्वर्टेड कोमास में डाल देगा और फिर कहेगा कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, और कितने मार्क्स में आएगा? 3 मार्कर में आएगा। अब पहले आप जो है अपनी नोटबुक में एक क्लाउड बना लीजिए या एक बॉक्स बना लीजिए, और उस बॉक्स में आपको क्या क्या नोट करना है वो ये है कि हमारे आंसर राइटिंग का फ्रेमवर्क क्या रहेगा। वो चाहे 3 मार्कर में आए या फिर 5 मार्कर में आए, फॉर्मेट हमेशा हमारा सेम रहेगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कितनी लाइन का? 2 से 3 लाइन का मिनिमम, मतलब एटलीस्ट 2 से 3 लाइन का इंट्रोडक्शन होना ही चाहिए। 4 का भी कर सकते हैं, 5 मार्कर में आए तो 4 से 5 लाइन का भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा बॉडी पार्ट, जो हमारा मेन पॉइंट्स होंगे क्वेश्चन के। जैसे इसको, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमारा मेन बॉडी पार्ट क्या बनेगा? इस क्वेश्चन में जो है हम वो 3 की टर्म्स की बात कर रहे होंगे, इंटीग्रेटिव, एम्पेरिकल, प्रैक्टिकल, जो हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर। फिर हम फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन को बताएंगे। फिर हम यहाँ पर डुअलिज्म, वो दोनों अप्रोचेस, नोमोथेटिक और रेडियोग्राफिक को बताएंगे। फिर यहाँ पर हम अपना एक कंक्लूजन देंगे, और कंक्लूजन ज्यादा बड़ा मत रखिएगा बोर्ड्स के लिए, मतलब ज्यादा 5 मार्कर में आए तो आप 2 से 3 लाइन का कंक्लूजन कर सकते हैं, वैसे आप 1 से 2 लाइन का कंक्लूजन करिएगा। और ये वर्ड्स आपको एग्जाम में नहीं लिखने, कभी आप कंक्लूजन लिखे और फिर लिखे, ऐसे लास्ट में कंक्लूजन के लिए ऐसे एरो बना दीजिएगा। सो से शुरू करना और फिर लिखना कि भाई हम ये कंक्लूड करने हैं। वो कंक्लूजन कैसे लिखना वो भी आपको बताएंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डायग्राम बनता है, कोई मैप बनने का स्कोप है या कोई फ्लो चार्ट बनने का स्कोप है ना, तो वो हमेशा बॉडी पार्ट और कंक्लूजन के बीच में लाइएगा, ठीक है। तो अब हम अब इसी आंसर को लिखते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को। क्वेश्चन समझ में आ गया? इतना बताइए आप पहले। हाँ पवन, अगर 2 से 3, क्योंकि 3 मार्कर में तो आप 1 से 2 का लिख देंगे ना, वो भी बहुत है। अगर 5 मार्कर के
तो 3 से 4 लाइन का कर दीजिए, मतलब कंक्लूजन हो ना तो काफी अच्छा लगता है क्वेश्चन, फिर समझ में आता है कि भाई हाँ पूरा फॉर्मेट में लिखा है। और वैसे भी बोर्ड्स में तो जो है स्टेप्स के हिसाब से मार्क्स मिलते हैं, तो कंक्लूजन हो हमारा, अच्छा बॉडी पार्ट हो, इंट्रोडक्शन हो, एक एक लाइन का गैप हो, जैसे इंट्रोडक्शन लिख दिया फिर एक लाइन का गैप, फिर बॉडी पार्ट हमारा, फिर एक लाइन का गैप, फिर हमारा कंक्लूजन। अगर डायग्राम बनने का स्कोप है तो बॉडी पार्ट और कंक्लूजन के बीच में हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ठीक है साक्षी, ठीक है। देखिए अब हमारा इंट्रोडक्शन कैसे होगा इस क्वेश्चन का। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको सेम लाइन चिपकानी है। कौन सी सेम लाइन? जो भी हमने पीछे देखी कि द डायक्टमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन इज नॉट अ वेरी वैलिड वन। इतना लिख के फिर लिखेंगे बिकॉज बोथ ह्यूमन एंड फिजिकल इन्वायरमेंट आर इनसेपरेबल। नोट करते चलिएगा, इनसेपरेबल एंड शुड बी सीन होलिस्टिकली। ये हमारी आंसर राइटिंग हो रही है होलिस्टिकली। अगर आप चाहें तो अपने इंट्रोडक्शन को यहाँ पे भी रोक सकते हैं, और अगर आप इसको थोड़ा और बढ़िया बनाना चाहते हैं ना तो आप यहाँ पर रेडजेल या फिर एलएनसी सैंपल की डेफिनेशन को जो है लिख सकते हैं। पढ़ी है ना हमने, बॉक्सेस के अंदर पढ़ी है आप सबने एलएनसी सैंपल और रेडजेल की डेफिनेशन। ठीक है जी, श्वेता ओके, ठीक है। पवन देखिए स्टार्टिंग वाली लाइन सेम रखनी है जो हमारे क्वेश्चन में थी। कौन सी? क्वेश्चन क्या था कि द डायक्टमी बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन आर नॉट वेरी वैलिड वन। फिर आगे बिकॉज बोथ ह्यूमन एंड फिजिकल इन्वायरमेंट आर इनसेपरेबल एंड शुड बी सीन होलिस्टिकली। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर रेडजेल की डेफिनेशन भी डाल सकते हैं अगर आप चाहे कि एज रेडजेल सेड। या 5 मार्कर के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब 5 मार्कर में भी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आपको किसी ज्योग्राफर की डेफिनेशन याद हो, या फिर कोई ऐसी टर्म हो जिसमें हम किसी पर्सनैलिटी या फिर किसी बिग पर्सन का जो हाँ एनसीईआरटी में नाम डाला गया हो, तो वो भी आप अगर आप अपने इंट्रोडक्शन में डालेंगे ना तो काफी अच्छा लगेगा हमारा आंसर। एज रेडजेल सेड दैट ह्यूमन ज्योग्राफी इज द synthetic study of relationship between human and the environment। अब देखिए ये आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो इसको यहाँ तक भी इंट्रोडक्शन को सीमित रख सकते हैं, अगर चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो सिर्फ आप इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में रेडजेल की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, वो भी एकदम सही होगा। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए इंट्रोडक्शन लिखने के, यहाँ तक एकदम सही है। ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं हमारे मेन बॉडी पार्ट पे। देखिए अभी हमने पढ़ा था तो बॉडी पार्ट में हम सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे और इसमें बताएंगे कि ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी is integrative। इंटीग्रेटिव का हमने मतलब समझा था ना कि ज्योग्राफी जो है कई सारे सब्जेक्ट से कनेक्टेड है। इट इज कनेक्टेड टू वेरियस अदर सिस्टर डिसिप्लिन, जिसमें हमने नेचुरल साइंस और अदर जैसे ह्यूमैनिटी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस वो सब देखा था। इंटीग्रेटिव, प्रैक्टिकल एंड एम्पेरिकल, ये हमारा पहला पॉइंट बनेगा। और ये पॉइंट आप लिखेंगे, साथ के साथ आपको और क्या करना है, इसको पेंसिल से अंडरलाइन करना है। काफी बेहतरीन आंसर बन जाएगा ये आपका। ऐसी यही चीजें होती हैं जो हमारे आंसर को और बच्चों के आंसर से अलग बनाती हैं, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यही चीजें आपको सीखनी है एकदम धूमधाम से। जो है आप अपने बोर्ड्स में जो है पूरे नंबर स्कोर करेंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको बोर्ड्स में पूरे नंबर स्कोर करने से। आसान है चीजें, बस आप समझते नहीं। जब देखिए अब यहाँ पर अगर आपने इस पॉइंट को लिख दिया तो ये एक तरीका होगा, आपने इस पॉइंट को लिखा, इन की टर्म्स को लिखा, साथ में अंडरलाइन कर दिया तो कितना अच्छा लगेगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। दूसरे पॉइंट में इस क्वेश्चन के हम क्या लिखेंगे, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, किसकी डेफिनेशन, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी की, वो डेफिनेशन हम यहाँ डालेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है पवन, थैंक यू। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। अब किसके रिलेशनशिप की स्टडी है? ह्यूमन सोसाइटीज
एंड नेचर। यहाँ पे आपको अंडरलाइन क्या करना है, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ये देखते ही एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि इस बच्चे को जो है क्वेश्चन के डिमांड समझ में आ गई है। इसने यहाँ पर फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में भी बता दिया, मतलब फिजियोग्राफी के बारे में भी बता दिया और ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में भी बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट क्या डालेंगे, तीसरा पॉइंट हमें बताना है कि ज्योग्राफी गोट सब्जेक्टेड टू, लिखिए ज्योग्राफी गोट सब्जेक्टेड टू डुअलिज्म, दैट इज, अब डुअलिज्म को अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, डुअलिज्म भी लिख दिया ना तो भी वो टिक कर देगा आपके इस पॉइंट को, और 1 मार्क, एक नंबर जो है सीधा इस पॉइंट का आपको मिल जाएगा अगर 3 मार्कर में आता है तो, और पूरे चांसेस है कि 3 मार्कर में क्वेश्चन आए क्योंकि काफी बार रिपीट हुआ है। और डुअलिज्म दैट इज, अब यहाँ पर वो दोनों अप्रोचेस कौन कौन सी, नोमोथेटिक एंड इडियोग्राफिक। अब आप तीनों पॉइंट्स हो गए 3 मार्कर के लिए, इतना काफी है। अब कंक्लूजन में आप क्या डाल सकते हैं, कंक्लूजन में एक पॉइंट और डाल सकते हैं, एनसीईआरटी के ही दूसरे पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया है, मेटाफर्स दिए हैं जिसमें वो बता रहा है कि किस तरह ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी आपस में कनेक्टेड है। और वो मेटाफर्स क्या क्या देता है, आप एनसीईआरटी को खोलिए और क्या दिया उसने कि ज्योग्राफी के कुछ वर्ड्स हैं जो ह्यूमन वर्ड्स के साथ जोड़ के दिखाए गए हैं, जैसे फेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे फेस जो वर्ड है ह्यूमन के लिए इस्तेमाल होता है और अर्थ फिजिकल, तो ये हमें एक तरीके से रिलेशनशिप दिखाना चाह रहा है, ये दिखाना चाह रहा है कि डायरेक्टमी नहीं है, ये अलग अलग चीजें नहीं है, ये कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, तो हम मेटाफर्स डालेंगे कि दीज मेटाफर्स क्लियरली shows that how human geography and physical environment are interlinked to each other। और यहाँ पर फिर एग्जाम्पल में आप क्या क्या डाल सकते हैं, जैसे देखिए नवदीप यहाँ पर बता रहे हैं, पवन यहाँ पर बता रहे हैं, हरि यहाँ पर बता रहे हैं, समीक्षा माउथ ऑफ द रिवर, नेक ऑफ द इस्थमस, वेरी गुड वेदई, ये सारे 2-3 जो एग्जांपल्स है ना मेटाफर्स में आप यहाँ पर डाल सकते हैं फॉर एग्जांपल, और इससे जो है आपका पूरा आंसर जो है कंप्लीट हो जाता है। और इस आंसर में 3 में से 3 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, एग्जामिनर जो है पूरे नंबर देगा। और एग्जामिनर पे जो इंप्रेशन पड़ेगा ना आपका ये आंसर देख के, फिर उसको ये होगा कि भाई काफी अच्छा लिख रखा है और एनसीईआरटी की पूरी नॉलेज है बच्चे को। ठीक है, तो ये हमारा अपना आंसर तैयार हो गया, यहाँ पर हमने आंसर राइटिंग भी कर ली। अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, रुक के जूम कर लेते हैं। यहां तक बताइए ये आंसर एकदम क्लियर हुआ, अब आंसर राइटिंग से डर लग रहा है, ये बताइए आप मुझे। ठीक है साजी, ओके पवन, ठीक है ठीक है ठीक है गार्गी। देखिए ये हमने कवर कर लिया। अब ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में से आपको क्या करना है, एमसीक्यू वगैरह इससे आती है, भड़क लेने की बिल्कुल जरूरत है, मैं तो सीधा बोलती हूँ। इसमें आपको 2 डेफिनेशन आनी है, एक तो रेड जेल की डेफिनेशन याद कर लीजिए और एक आप याद रख लीजिए एलएनसी सैंपल की डेफिनेशन। रेड जेल की डेफिनेशन तो अभी हमने पीछे देखी भी थी, और एलएनसी सैंपल यहाँ पे क्या कहते हैं, कहते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप विद द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है ना तो उसके कंक्लूजन सैंपल डेफिनेशन भी डाल सकते हैं कि ये क्या स्टडी है, एंड इट्स द स्टडी ऑफ, या इट्स द रिलेशनशिप, या फिर सीधा रखिए ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंज रिलेशनशिप बिटवीन रेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। 2 की टर्म्स है, कौन कौन सी, अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। नोटबुक में क्या करना है, एलएनसी सैंपल लिखिए, एरो बनाइए, यहाँ लिखिए अनरेस्टिंग मैन और यहाँ लिखिए अनरेस्टिंग अर्थ, ये नोट्स बन गए आपके। ठीक है, ये 2 डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, रेड जेल की और एलएनसी सैंपल की। अब हमारा अगला टॉपिक है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब यहाँ पे देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी की अगेन एक डेफिनेशन दी है, पढ़ लीजिए। बट अगर आपको बताइए रेड जेल की डेफिनेशन आती है, एलएनसी सैंपल की डेफिनेशन आती है, तो इस बेसिक्स की डेफिनेशन में क्या ही इंटरेस्टिंग है बताइए, क्यों दोबारा हमें मेहनत करनी है जब हमने रेड जेल ज्योग्राफी की डेफिनेशन याद कर ली। बताओ, हमने एलएनसी सैंपल की याद ली, तो इसे कौन याद करेगा, एक बार पढ़ लेते हैं, बस पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, बाकी इसका कुछ काम है नहीं। देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप between the physical environment
and socio-cultural environment created by human beings through mutual interaction with each other। अब ये तो इनकी आदत होती है बातों को घुमाने की। कुल मिला के कहना क्या चाहते हो भाई, इतना बताओ। तो इतना कह रहे हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटीज। बस बात इतनी सी है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें बस इतना ही बताया कि हमने 11वीं में क्या पढ़ा था और हम 12वीं में क्या पढ़ रहे हैं, तो बोर्ड्स के लिए तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखिए ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अब इस टॉपिक का नाम है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर।